स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सीखने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं जिन्होंने सचमुच दुनिया को कई मायनों में बदला है। मेरा मतलब है एलन मस्क। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, मतलब एक ही व्यक्ति रॉकेट बना रहा है, क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक कारें डिजाइन कर रहा है, फिर एआई और सौर ऊर्जा की कंपनियां चला रहा है और साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण के मायने ही बदल रहा है। कमाल है सच में। तो ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल कौंता है कि भाई कोई इतना सब कुछ इतने अलग अलग क्षेत्रों में इतनी गहराई से कैसे सीख सकता है। ये तो लगभग असंभव सा लगता है ना। सही बात है, लगता तो है। तो आज की हमारी ये जो खोज है, इसका मकसद एलन मस्क के सीखने के उस अनोखे तरीके को, उस दृष्टिकोण को समझना है जो भी हमें जानकारी उपलब्ध है। जैसे एलन मस्क 6 स्टेप्स टू लर्निंग एनीथिंग के जो विचार हैं, उदाहरण हैं उनसे। हम उन 6 खास कदमों या कह सकते हैं सिद्धांतों को परत दर परत खोलेंगे, जिन्हें अपनाकर शायद कोई भी जटिल विषय या स्किल हैरानी वाली तेजी से सीखा जा सकता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन तरीकों में आखिर क्या खास है। चलिए। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से। सुनने में बड़ा सरल सा है लेकिन है बहुत शक्तिशाली। ज्ञान को एक पेड़ की तरह समझना। पेड़ की तरह। हाँ, मस्क की ये उपमा, ये एनालॉजी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। उनका मानना है कि ज्ञान एक शब्दार्थ वृक्ष जैसा है, सिमेंटिक ट्री। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी विषय को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादी बातें यानी पेड़ का तना और उसकी मोटी मुख्य शाखाएं, उनको पकड़ना जरूरी है। ओके, यानी फंडामेंटल्स। बिल्कुल। इन्हें समझे बिना सीधे पत्तियों और टहनियों मतलब बारीक डिटेल्स में उलझना वो वैसा ही है जैसे बिना नींव के मकान बनाना, टिकेगा ही नहीं। सही कहा। इसका एक ठोस उदाहरण देखें। मान लीजिए किसी को रॉकेट विज्ञान की दुनिया में कदम रखना है। अब ये तो भाई बहुत जटिल विषय है। हाँ बिल्कुल है। तो इस पेड़ वाले सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले भौतिकी के उन मूल सिद्धांतों को समझना होगा जो इस पूरे फील्ड की जड़ है। जैसे न्यूटन के गति के नियम, ऊर्जा संरक्षण, थर्मोडायनामिक्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जी। ये सब मिलकर उस ज्ञान वृक्ष का मजबूत तना बनाते हैं। इनके बिना तो आप रॉकेट उड़ेगा कैसे, ये सोच भी नहीं सकते। बेसिक्स पहले। हाँ, एक बार ये नींव, ये तना मजबूत हो गया, फिर आप धीरे धीरे शाखाओं और पत्तियों की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत समझना, कंबशन प्रक्रिया कैसे काम करती है, रॉकेट के डिजाइन के पहलू, मटेरियल साइंस की बारीकियां, ये सब उस पेड़ की शाखाएं और पत्तियां हैं। ओके। दिक्कत तब होती है जब लोग सीधे इन बारीक डिटेल्स में कूद पड़ते हैं, बिना ये समझे कि ये सब किस बुनियाद पर टिके हैं। नतीजा? कंफ्यूजन, निराशा, उलझ जाते हैं। हाँ, मस्क का संदेश साफ है। पहले नींव मजबूत करो, फिर हर बारीकी अपनी सही जगह पर फिट होती चली जाएगी। ये एक तरह से नीचे से ऊपर, बॉटम अप सीखने का तरीका है जो शायद ज्यादा टिकाऊ भी है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका जो है वो सतही जानकारी इकट्ठा करने से कहीं आगे जाता है। ये गहरी मतलब एक स्ट्रक्चर्ड समझ बनाने पर जोर देता है। स्ट्रक्चर्ड। हाँ, जब बुनियाद यानी मूल सिद्धांत एकदम साफ होते हैं तो दिमाग में एक ढांचा सा बन जाता है। फिर जब भी कोई नई जानकारी आती है ना, तो उसे उस मौजूदा ढांचे से जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। हाँ, कि भाई ये नई बात कहाँ फिट होगी, इसका पहले सीखी हुई चीजों से क्या संबंध है, ये सब साफ दिखने लगता है। इससे क्या होता है कि ज्ञान बिखरावा महसूस नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड रूप ले लेता है। हाँ। ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को, उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। और यही समझ लंबे समय तक साथ रहती है और असल समस्याओं को सुलझाने में काम आती है। सही कहा। ये बिखरे हुए पजल के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है, बजाय उन्हें बस इकट्ठा करते जाने के। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर खड़ा है दूसरा सिद्धांत, विभिन्न क्षेत्रों से सीखना, जिसे हम क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग भी कह सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मस्क के सीखने के तरीके की एक और पहचान है। वो सिर्फ एक चीज के विशेषज्ञ बनकर नहीं रह गए। उन्होंने फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर कोडिंग, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि बिजनेस मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी एक साथ सीखा और समझा। ये अपने आप में ही कमाल की बात है। हाँ, ये रेंज बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। और यहाँ से चीजें और भी रोचक हो जाती हैं। जब आप जानबूझकर अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को अपने दिमाग में टकराने देते हैं, उन्हें आपस में मिलाते हैं, तो अक्सर चिंगारियां निकलती हैं।
मतलब नए, अनोखे और कभी-कभी तो बिल्कुल क्रांतिकारी विचार जन्म लेते हैं। विचारों का संगम। हाँ, बिल्कुल। जैसे टेस्ला की सफलता को देखें, ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है। इसमें ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग तो है ही, साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सोचिए उन बड़ी स्क्रीन्स और सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स के बारे में। हाँ, वो तो है। बैटरी केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और यहाँ तक कि ऊर्जा उत्पादन और भंडारण का ज्ञान भी मिला हुआ है। सही। स्पेसएक्स के रॉकेट्स को देखें, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन का बेहतरीन मिश्रण है। सही। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग दिखने वाले क्षेत्रों की जानकारी जब एक दिमाग में मिलती है तो कुछ ऐसा बन सकता है जो पहले शायद किसी ने सोचा भी ना हो। इसका गहरा सबक ये है कि हमें अपने सीखने को एक संकरे दायरे में बांध कर नहीं रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है, स्कूलों और कॉलेजों में हमें एक विशेष विषय में गहराई तक जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो जरूरी भी है। हाँ, स्पेशलाइजेशन। हाँ, स्पेशलाइजेशन। लेकिन मस्क का तरीका दिखाता है कि थोड़ी चौड़ाई, मतलब थोड़ी ब्रेथ भी उतनी ही जरूरी है, खासकर अगर आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं। विभिन्न विषयों का थोड़ा थोड़ा लेकिन बुनियादी स्तर पर अध्ययन करना और फिर उन विचारों को अपनी रुचि के मुख्य क्षेत्र से एक्टिवली जोड़ने की कोशिश करना, यही इनोवेशन को जन्म दे सकता है। सही। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें जटिल समस्याओं को कई अलग अलग एंगल से देखने की क्षमता देता है। आजकल की दुनिया की बड़ी चुनौतियां जो हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ केयर हो या एनर्जी हो, वो किसी एक विषय के दायरे में नहीं सिमटती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें हल करने के लिए अक्सर कई क्षेत्रों की मिली-जुली समझ और सहयोग की जरूरत होती है। तो ये तरीका हमें उसी के लिए तैयार करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ज्ञान की सीमाएं तोड़ने से नए रास्ते खुल सकते हैं। और ये हमें मस्क के सीखने के तर्कश के शायद सबसे शक्तिशाली तीर तक लाता है। तीसरा सिद्धांत, प्रथम सिद्धांतों से सोचना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। हाँ, ये वाला तो बहुत मशहूर है। हाँ, इसे कई लोग मस्क की सुपर पावर भी मानते हैं। इसका मूल विचार क्या है? मस्क कहते हैं, और ये बात उनके कामों में साफ झलकती है, जब आप किसी समस्या को हल करने या कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ दूसरों की नकल ना करें या ये ना सोचें कि चीजें हमेशा से ऐसे ही होती आई हैं। परंपरा को मत मानो। हाँ, इसके बजाय समस्या या विचार को उसके सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक घटकों में तोड़ दें, उन सच्चाइयों तक पहुंचें जिन्हें आप बिना किसी शक के जानते हैं, और फिर उन बुनियादी सच्चाइयों से ऊपर की ओर अपना समाधान बनाएं। ये एनालॉजी से सोचने के बिल्कुल उलट है, जहां हम कहते हैं वो चीज ऐसी है तो ये भी वैसी ही होगी। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बैटरी बनाने का है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। हाँ, बैटरी वाला। जब मस्क ने टेस्ला की शुरुआत की तो इलेक्ट्रिक कारों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बैटरी की कीमत थी। इंडस्ट्री में आम राय यही थी कि बैटरियां भाई नेचुरली बहुत महंगी होती हैं और इनकी कीमत कम करना लगभग नामुमकिन है। ये एक तरह की स्थापित सच्चाई बन चुकी थी। हाँ, मान लिया गया था। बिल्कुल। लेकिन मस्क ने एनालॉजी से नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा। उन्होंने पूछा, आखिर बैटरी बनती किस चीज से है? बिल्कुल बेसिक सवाल। हाँ, उन्होंने इसके मूल घटकों को देखा, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम और कुछ पॉलीमर और कैन। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा, इन कच्चे माल की लंदन मेटल एक्सचेंज जैसे कमोडिटी बाजारों में कीमत क्या है? अच्छा, कॉस्ट ब्रेकडाउन किया। हाँ, पूरा। जब उन्होंने इन सब की लागत जोड़ी तो पाया कि अगर इन सभी घटकों को अलग अलग खरीदकर एक साथ लाया जाए तो बैटरी पैक की जो थ्योरेटिकल लागत है वो उस समय की बाजार कीमत लगभग $600 प्रति किलोवाट घंटा से बहुत बहुत कम हो सकती है। अरे वाह! ये एक आहा मोमेंट था। इसने उन्हें विश्वास दिलाया कि इंजीनियरिंग और निर्माण प्रक्रिया में सुधार करके बैटरी की लागत को नाटकीय रूप से कम किया जा सकता है। और नतीजा, टेस्ला ने बैटरी की लागत को लगातार कम किया है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकीं। ये प्रथम सिद्धांतों की सोच का जीता जागता सबूत है। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये दृष्टिकोण हमें गहराई से सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। ये हमें उन मान्यताओं और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं या ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है। सही। किसी भी समस्या, उत्पाद या प्रक्रिया को उसके सबसे बुनियादी अविभाज्य घटकों में तोड़कर हम वो जो पूर्वाग्रह होते हैं ना और पुरानी सोच की परतें, उन्हें हटा देते हैं। इससे हमें चीजों को बिल्कुल नए, मौलिक नजरिए से देखने का मौका मिलता है। और जब आप मौलिक सत्यों से शुरुआत करते हैं
तो आप ऐसे समाधान खोज सकते हैं जो उन लोगों के लिए अदृश्य होते हैं जो केवल मौजूदा तरीकों में छोटे-मोटे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तव में किसी भी विषय की गहरी समझ विकसित करने और सीमाओं को लांघने की कुंजी है। आप धारणाओं पर नहीं बल्कि फिजिक्स या इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल नियमों पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से चीजों को एक्सरे विजन से देखने जैसा है, सतही रूप के पीछे की असली बनावट को समझना। और ये मौलिक समझ हमें सीधे चौथे सिद्धांत की ओर ले जाती है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, करके सीखना, लर्न बाय डूइंग। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। मस्क के लिए सीखना कोई सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं है। ये सिर्फ किताबें पढ़ने या लेक्चर सुनने तक सीमित नहीं है। उनके लिए असली सीखना तब होता है जब आप ज्ञान को लेते हैं और उसे तुरंत अमल में लाते हैं, उसे वास्तविक दुनिया में परखते हैं, उससे कुछ बनाते हैं। स्पेसएक्स का उदाहरण फिर से लें। जब उन्होंने रॉकेट बनाने का फैसला किया तो उनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। हाँ, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी और वो रॉकेट विज्ञान पर किताबें और नासा के पुराने मैनुअल पढ़ सकते थे, और उन्होंने पढ़े भी जी। लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन इंजीनियरों को काम पर रखा, लेकिन सिर्फ उन्हें काम सौंपकर किनारे नहीं हो गए। वो खुद फैक्ट्री फ्लोर पर जाते थे, डिजाइन रिव्यू में घंटों बिताते थे, वेल्डिंग से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज को समझने की कोशिश करते थे। खुद इन्वॉल्व होते थे। हाँ, पूरी तरह। उन्होंने रॉकेट बनाए, लॉन्च किए, और शुरुआती दिनों में कई बार असफल भी हुए। फाल्कन 1 के पहले 3 लॉन्च फेल हुए थे, लेकिन हर असफलता एक सीखने का अवसर थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मस्क का एक प्रसिद्ध कथन है, मतलब भावार्थ है उसका, असफलता एक विकल्प है। यहाँ अगर चीजें असफल नहीं हो रही हैं तो आप पर्याप्त नया नहीं कर रहे हैं। इसे सीखने पर लागू करें तो मतलब निकलता है, जितनी जल्दी और जितनी बार आप कोशिश करके असफल होंगे, उतनी ही तेजी से सीखेंगे। तो अगर कोई गिटार बजाना सीख रहा हो, या कोडिंग कर रहा हो, या कोई नई भाषा सीख रहा हो, या खाना बनाना सीख रहा हो, संदेश साफ है, सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर या थ्योरी पढ़कर ना रुकें। सही। हर रोज अभ्यास करें, चीजें बनाने की कोशिश करें, गलतियां करें, और फिर समझें कि गलती कहाँ हुई और उसे कैसे सुधारा जाए। ज्ञान को एक्शन में बदलना ही असली सीखने की कुंजी है। ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। ये निष्क्रिय जानकारी को सक्रिय कौशल में बदलने पर जोर देता है। वास्तविक दुनिया में जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको उन अप्रत्याशित चुनौतियों और बारीकियों का सामना करना पड़ता है, जिनका किताबों में शायद ही कभी जिक्र होता है। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क। बिल्कुल। सिद्धांत एक बात है, लेकिन जब आप असल में धातु को मोड़ते हैं, या कोड लिखते हैं, या किसी ग्राहक से बात करते हैं, तभी असली समझ पैदा होती है। और गलतियां करना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर गलती आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता, और आपको एक बेहतर तरीका खोजने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। इससे जो सीख मिलती है वो अक्सर सैद्धांतिक अध्ययन से कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा यादगार और ज्यादा उपयोगी होती है। ये जानने और करने के बीच का जो अंतर होता है ना, अक्सर उसको पाटता है। हाँ। सीखना तब एक सिर्फ विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक ठोस व्यवहारिक गतिविधि बन जाता है। हाँ, वो कहावत है ना, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। ये सिद्धांत उसी का एक रूप है, और करके सीखने का स्वाभाविक अगला पड़ाव है 5वां सिद्धांत, फीडबैक लूप्स का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना। फीडबैक लूप्स। हाँ, ये सिर्फ करना और गलती करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन गलतियों और परिणामों से व्यवस्थित रूप से सीखना भी जरूरी है। मस्क इस प्रक्रिया को बहुत बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनके लिए हर टेस्ट, हर नतीजा, हर सफलता और हर असफलता, ये सब वैल्यूएबल डेटा है। हाँ, डेटा। ये जानकारी है जो बताती है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं और क्यों। सही। वो न सिर्फ अपनी टीमों से लगातार और कभी कभी तो बड़ी बेरहमी से स्पष्ट और ईमानदार फीडबैक मांगते हैं, बल्कि वो खुद भी अपनी सोच और अपने फैसलों का कठोरता से विश्लेषण करते हैं। खुद का भी? हाँ, खुद का भी। वो अक्सर कहते हैं कि वो सक्रिय रूप से नेगेटिव फीडबैक की तलाश में रहते हैं। उनका मानना है, आपको लगातार अपनी मान्यताओं को चुनौती देनी होगी। ये खोजना होगा कि आप कहाँ गलत थे। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सुधार का एकमात्र रास्ता है। ये मुश्किल होता होगा। हाँ, ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो अक्सर आड़े आता है, लेकिन ये एक तरह से निरंतर आत्मसुधार का इंजन है। फीडबैक, चाहे वो सहकर्मियों से मिले, ग्राहकों से मिले, या प्रयोग के नतीजों से सीखने की प्रक्रिया को दिशा देता है और उसे ट्रैक पर रखता है। बिल्कुल। प्रभावी सीखने के लिए ये फीडबैक लूप्स अनिवार्य हैं। प्रक्रिया सीधी है। आप कुछ कोशिश करते हैं, चाहे वो कोड लिखना हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, या रॉकेट लॉन्च करना हो। फिर आप परिणाम को मापते हैं या उसका अवलोकन करते हैं। इसके बाद आप प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। ये आपके अपने विश्लेषण से आ सकती है, अरे ये वैसा काम नहीं किया जैसा मैंने सोचा था, क्यों?
या दूसरों से आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी थी, या डेटा से रॉकेट उम्मीद के मुताबिक ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। जी। महत्वपूर्ण कदम इसके बाद आता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग करके अपने दृष्टिकोण, अपनी तकनीक या अपनी समझ में सुधार करना, और फिर आप दोबारा कोशिश करते हैं। अच्छा, ये साइकिल है। हाँ, ये कोशिश करने, मापने, सीखने और फिर बेहतर तरीके से कोशिश करने का एक निरंतर चक्र है। ट्राई, मेजर, लर्न, इटरेट। ये सुनिश्चित करता है कि सीखना एक स्थिर, एक तरफा प्रक्रिया न होकर एक गतिशील, विकसित होने वाली यात्रा है। बिना फीडबैक के हम वही गलतियां बार-बार दोहराते रह सकते हैं। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक विधि को सीखने की प्रक्रिया पर लागू करने जैसा है। सही। और अब हम आते हैं छठे और अंतिम सिद्धांत पर, जो शायद सबसे कम स्पष्ट लगे लेकिन है उतना ही शक्तिशाली। सिखाने के लिए सीखना, टीच टू लर्न। सिखाने के लिए सीखना, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसके पीछे का विचार गहरा है। मस्क का मानना है, और कई शिक्षण विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं, कि किसी चीज को सचमुच समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करना। अच्छा, कैसे? उनका एक और प्रसिद्ध विचार है, भावानुसार, अगर आप किसी चीज को किसी और को सरल शब्दों में समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने खुद उसे पर्याप्त गहराई से समझा ही नहीं है। ये तो बात है। ये अपनी समझ की अंतिम परीक्षा है। जब आप किसी जटिल विषय को किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं जिसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको मजबूरन उसे उसके सबसे बुनियादी तत्वों में तोड़ना पड़ता है, मुख्य विचारों को पहचानना पड़ता है और उन्हें स्पष्ट तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना पड़ता है। हाँ, सरल बनाना पड़ता है। हाँ, और आपको उदाहरणों और उपमाओं के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए जो भी नया सीखें, उसे किसी और को समझाने का लक्ष्य रखें। ये ब्लॉग पोस्ट लिखकर हो सकता है, अपने किसी दोस्त या सहकर्मी को समझाकर हो सकता है, या बस अपने मन में ही उसे सरल शब्दों में ढालने की कोशिश करके हो सकता है। मुख्य बात है अपने ज्ञान को इस तरह से व्यक्त करना कि दूसरा समझ सके। और यहाँ आकर्षक मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि सिखाने की ये प्रक्रिया वास्तव में सिखाने वाले के मस्तिष्क में ज्ञान को कंक्रीट की तरह मजबूत करती है। कंक्रीट की तरह? हाँ, किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आपको उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित करना पड़ता है। आपको गैर जरूरी जानकारी को छांटना पड़ता है, विचारों के बीच कनेक्शन बनाना पड़ता है और संभावित सवालों या भ्रम के क्षेत्रों का अनुमान लगाना पड़ता है। ये जो मानसिक कसरत होती है, ये आपकी अपनी समझ में मौजूद कमियों या अस्पष्टताओं को उजागर करती हैं, जिन्हें शायद आपने पहले नोटिस ही नहीं किया था। फिर आपको उन कमियों को भरने के लिए वापस जाकर और ज्यादा सीखना या सोचना पड़ता है। हाँ, गैप्स पता चलते हैं। बिल्कुल, ये दोहराने और स्पष्ट करने की प्रक्रिया सीखने को गहरा और स्थायी बनाती है। तो सिखाना सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, ये अपनी खुद की समझ को परिष्कृत करने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। क्या बात है। तो ये थे वो 6 सिद्धांत जो एलन मस्क के सीखने के तरीके की रूपरेखा बनाते हैं, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, नींव बनाएं, ज्ञान को पेड़ की तरह समझें। पहले जड़ें और तना यानी मूल सिद्धांत, फिर शाखाएं और पत्तियां मतलब बारीकियां। ठीक है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों से सोचें, अलग अलग विषयों के ज्ञान को मिलाएं और नए कनेक्शंस बनाएं। तीसरा, प्रथम सिद्धांतों से सोचें, मान्यताओं को चुनौती दें, चीजों को उनके सबसे मौलिक घटकों में तोड़कर समझें। जी। चौथा, करके सीखें, सिर्फ पढ़ें या सुने नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अभ्यास करें, प्रयोग करें और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। बिल्कुल। पांचवां, फीडबैक लें, अपने प्रयासों के परिणामों को मापें, दूसरों से और डेटा से प्रतिक्रिया लें और लगातार सुधार करें। सही। और छठा, सिखाएं, जो सीखा है उसे दूसरों को सरल शब्दों में समझाकर अपनी समझ को परखें और मजबूत करें। ये 6 सिद्धांत मिलकर एक शक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं। संदेश ये है कि अगर इस तरीके का लगन और अनुशासन से पालन किया जाए, तो कोई भी जटिल कौशल या विषय, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइन हो, संगीत हो, व्यवसाय चलाना हो या कोई कला हो, ज्यादा प्रभावी ढंग से, ज्यादा गहराई से और शायद ज्यादा तेजी से सीखा जा सकता है। हाँ, संभव है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एलन मस्क के जीवन और उनके असाधारण कामों में बार-बार सिद्ध हुआ एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और इन सिद्धांतों पर विचार करते हुए यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है, खासकर तीसरे सिद्धांत, प्रथम सिद्धांतों के संदर्भ में। हाँ। श्रोता अपने रुचि के क्षेत्र या अपने काम की दुनिया में झांककर सोच सकते हैं, ऐसी कौन सी स्थापित मान्यता,
कौन सी हमेशा से ऐसा ही होता आया है वाली धारणा या प्रक्रिया है जिसे शायद चुनौती दी जा सकती है? अच्छा सवाल है। क्या कोई ऐसी पुरानी अटकी हुई समस्या है जिसे अगर उसके बुनियादी घटकों फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या लॉजिक के मूल सिद्धांतों में तोड़कर देखा जाए तो कोई बिल्कुल नया अप्रत्याशित रास्ता या समाधान नजर आ सकता है? ये सवाल हमें अपनी सोच के दायरे को फैलाने और शायद कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या खूब कहा। ये वाकई हमें अपनी सोच पर सवाल उठाने और शायद कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। और जैसा हमने इस पूरी चर्चा में देखा, ये सीखने का दृष्टिकोण सिर्फ रॉकेट साइंस या हाईटेक इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत जीवन के किसी भी पहलू में लागू हो सकते हैं। चाहे कोई नया शौक सीख रहा हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या बस दुनिया को बेहतर ढंग से समझना चाहते हो। ये एक ज्यादा प्रभावी और शायद ज्यादा मजेदार तरीके से सीखने का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।